Welcome back, everyone, and good morning to all of you, friend. In this session, now we will going for the at the end of the chapter number 8, that is economic reforms, and the this chapter contains the important para of the economic duration from the 1947 to till today, and the turning year is the 1991, and this year, that is economic reforms, and in this year the government adopt the new policy of the economy, that is the LPG, that is the liberalization, privatization, and globalization. Now we will going for the our new topic in this chapter, and I think we already completed till the foreign investment in India, and also completed the first point, that is the types of foreign investment in foreign institutional investment, that is the FII. और यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो फ्रेंड, जो पहला पॉइंट था, मैं आपको फिर से एक बार जो पूरे का पूरा इंट्रो, या तो आप बोल सकते हो कि क्या क्या ओमिट हुआ है और क्या सिलेबस में उनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको फिर से एक बार ये बात दोहरा रहा हूँ। तो जिसमें जो फर्स्ट पॉइंट है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म सिंस 1991, it is cancelled by the board, then liberalization is also omit, process of liberalization in India। तो ये जो तीन टॉपिक पहले का जो कैंसिल है, उनके बाद प्राइवेटाइजेशन, प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, जो दो पॉइंट आपके एग्जाम में आ सकते हैं, एंड देन ग्लोबलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, कि जो ये दो क्वेश्चन गवर्नमेंट या तो बोर्ड के द्वारा जो ओमिट किए गए हैं, एंड देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया एंड टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि जो आपके सिलेबस में रहेगा। और आगे जो 8.10 नंबर का जो पॉइंट, दैट इज़ द नेचर ऑफ FDI, एंड देन इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो है दो क्वेश्चन है, और बाकी के जो क्वेश्चन बचे वो सभी क्वेश्चन कैंसल। यानी कि आज के लेक्चर में हम जो यहाँ पे टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, जिसमें FII की जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था लास्ट सेशन में, तो आज हम जो यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जिनकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलते हम यहाँ पे FII की ओर, और आप पेज नंबर जो आपकी बुक्स में देख सकते हो, पेज नंबर 89। तो 89 का जो पेज है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसमें फर्स्ट वन था फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की थी कि FII यानी कि जो फॉरेन की जो कंट्री के जो लोग हैं, या तो जो कोई दूसरी कंपनी है, या जो इंडिया की कंपनी के शेयर परचेस करके इन्वेस्टमेंट कर सकती है। और दूसरी थिंग यहाँ पे मैंने आपको बताया थी कि जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे स्टेबल नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट के आपको पता ही होगा कि आप कभी भी इन्वेस्टमेंट को खींच सकते हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, तो फ्रेंड, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल उस टाइम भी मैंने दिया था, इस टाइम भी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि समझो कि कोरिया, कि जो कोरिया की यहाँ पे जो एक कंपनी इंडिया में काम कर रही है, दैट इज़ सैमसंग। और सैमसंग कंपनी ने उत्तर प्रदेश का जो नोएडा शहर है, उस नोएडा शहर में सैमसंग कंपनी ने अपना खुद का एक प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट किया हुआ है। ऐसे तक हम देखने जाए तो ये जो यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट नोएडा में सैमसंग कंपनी का है, वो एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे समझो कि सैमसंग कंपनी ने करोड़ों रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया होगा इन नोएडा। तो आज समझो कि अगर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, क्योंकि एक प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट हुआ है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट को वापस नहीं खींच सकती, क्योंकि शेयर मार्केट में तो क्या है कि आप शेयर को परचेस करो और उसके बाद सेल कर दो, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं वो पॉसिबल है नहीं, कि एक बार अगर हमने FDI में इन्वेस्टमेंट किया, तो इन्वेस्टमेंट को रिटर्न लेना है तो वापस लेना बहुत, हम बोल सकते हैं कि नामुमकिन, ये इम्पॉसिबल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नोएडा के अंदर जो सैमसंग कंपनी ने अपना जो प्रोजेक्ट है उसमें करोड़ों रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, तो अब उस यूनिट हम शॉर्ट टाइम के अंदर हम बंद नहीं कर सकते। देखते हैं यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, व्हेन द होम कंट्री इनवाइट्स कैपिटल बाय अलाउिंग फॉरेन इन्वेस्टर या तो कंपनीज टू प्रोड्यूस एंड सेल डायरेक्टली इन इंडिया। यानी कि आप देख सकते हो कि जो हमारी होम कंट्री
कि हमारी जो इंडिया है वो जो फॉरेन की जो कंपनी है उनको अलाउ करेगी फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड कि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको प्रोडक्शन भी यहाँ पे करना है, प्रोडक्शन करोगे तो आप यहाँ पे डायरेक्टली सेल भी कर सकते हो। यानी कि जो सैमसंग कंपनी ने अपना जो नोएडा में जो अपना प्लांट यहाँ पे रखा है, तो समझो कि कंपनी अगर इंडिया में आती है तो कंपनी इन्वेस्टमेंट नोएडा में करेगी, अपना प्लांट स्टार्ट करेगी और वहाँ पे प्रोडक्शन भी स्टार्ट होगा। मोबाइल के प्रोडक्शन हो सकता है, सैमसंग की बात करें तो रेफ्रिजरेटर हो सकते हैं, टीवी हो सकती है, या तो समझो कि बहुत सारी ऐसी जो प्रोडक्ट सैमसंग की है जो वहाँ पे प्रोडक्शन उनका होगा और इंडिया में वो डायरेक्टली सेल भी कर देंगे। एंड सच अ इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आप अंडरलाइन कर सकते हो कि व्हेन द होम कंट्री इन्वाइट्स कैपिटल बाय अलाउिंग फॉरेन इन्वेस्टर companies to produce and sell directly in India, such investment is called foreign direct investment. In FDI, foreign companies डायरेक्टली सेटअप देयर बिजनेस इन इंडिया। यानी कि आप देख सकते हो कि नोएडा में जो सैमसंग कंपनी ने अपना बिजनेस यहाँ पे सेटअप किया है बाय कंस्ट्रक्टिंग देयर प्लांट्स, ब्रिंगिंग इन टेक्नोलॉजी एंड प्रोड्यूसिंग, और बाय कोलाबोरेटिंग विद द इंडियन कंपनीज टू डू सो। दिस कंपनीज आइदर मैनेज द एंटायर बिजनेस, यानी कि जो कंपनी बाहर से यहाँ पे सैमसंग कंपनी अपना जो प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट कर रही है, वो सैमसंग कंपनी इंडिया में जो अपना एंटायर बिजनेस, पूरे का पूरा जो बिजनेस है उस बिजनेस को क्या करेगी, मैनेज करेंगी। और हैव अ से इन मैनेजमेंट इफ दे आर कोलाबरेटिंग पार्टनर्स। यानी कि समझो कि ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि मारुति सुजुकी, तो शायद आपको पता ही होगा कि मारुति कंपनी इज़ अ इंडियन कंपनी एंड सुजुकी इज़ अ जापानीज कंपनी। तो सुजुकी की कंपनी जो इंडिया के अंदर जो अपना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आई थी और या तो समझो कि अपना जो प्रोडक्शन स्टार्ट कर रही थी, वहाँ पे इन दोनों समझो कि कंपनी का जो जॉइंट वेंचर हुआ, दोनों कंपनी एक साथ आई। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, कोलाबरेटिंग हुआ। तो यहाँ पे जो मारुति या तो सुजुकी, कोई भी कंपनी की अपना जो बिजनेस है उनको मैनेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे जो हमने समझने की कोशिश की एफडीआई और एफआईआई की, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था। तो यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट की दो टाइप्स है यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के। द फर्स्ट वन दैट इज़ द एफआईआई, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एंड द सेकेंड वन दैट इज़ द एफडीआई, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एंड देन जो यहाँ पे और एक नया टॉपिक हम लेकर आ रहे हैं कि नेचर ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आपने अभी हमने समझ ही रहा है, तो आपको जल्दी से यहाँ पे नेचर में ज़्यादातर कोई डिफिकल्टी क्रिएट होगी नहीं। देखते हैं यहाँ पे कि द नेचर ऑफ एफडीआई कैन बी स्टेटेड एज अंडर, इट इज़ अ फिजिकल एस्टैब्लिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड हैंस स्टेबल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो एफडीआई है कि जो फिजिकल एस्टैब्लिशमेंट करते हैं, यानी कि यहाँ पे कोई बिजनेस यूनिट को लोग एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होगा वो स्टेबल रहेगा, कि जो मैंने आपको लास्ट में समझाया था। इट ब्रिंग्स मशीन, मटेरियल्स एंड वेल्थ टू द होम कंट्री। यानी कि जो सैमसंग कंपनी नोएडा से यहाँ पे आ रही है, तो सैमसंग कंपनी अपनी खुद की मशीनरी वहाँ से लाएगी, अपना मटेरियल्स वहाँ पे होगा, यानी कि सैमसंग कंपनी खुद का मटेरियल से यूज़ करेगी, एज वेल एज वेल्थ टू द होम कंट्री। एंड देन इट ब्रिंग्स न्यू टेक्नोलॉजी टू द कंट्री। यानी कि सैमसंग कंपनी जो भी प्रोडक्शन यहाँ पे करेगी, उस प्रोडक्शन के लिए जो भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी, वो सभी टेक्नोलॉजी वो लोग कहाँ से लाएंगे, अपने कंट्री से लाएंगे। इट ब्रिंग्स अ डिफरेंट वर्क कल्चर अलॉन्ग विथ इट। यानी कि सैमसंग कंपनी का जो काम करने का तरीका होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, जो वर्क कल्चर है उनका डिफरेंट रहेगा। एंड इंडिया इज अ सिस्टमेटिकली अलाउड एफडीआई इन इंक्रीज प्रपोर्शन इन अ वेरियस सेक्टर। यानी कि हम अगर इंडिया की बात करें तो जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो सिस्टमेटिकली क्या रहे कि एफडीआई को अलाउ कर रहे और इंक्रीज करें उनका प्रपोर्शन, की कोई भी बिजनेस के अंदर हम एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर कोई इनकी जो लिमिट है वो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। एंड इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स हैव इंक्रीज। यानी कि अगर समझो कि कोई कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही, तो इंडिया को क्या मिलेगा यहाँ पे, डॉलर, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज का जो
हम बोल सकते हैं कि उनकी जो अर्निंग है यानी उनकी इनकम है वो क्या होगी यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो फ्रेंड यहाँ पे जो हमने समझने की कोशिश की द नेचर ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे हमें याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट स्टेबल रहेगा, मशीन मटेरियल एंड वेल्थ टू द होम कंट्री, न्यू टेक्नोलॉजी टू द कंट्री एंड इट ब्रिंग्स डिफरेंट वर्क कल्चर अलोंग विथ इट। और आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है कि इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो अगर समझो कि जो भी इन्वेस्टमेंट हम बाहर से ला रहे हैं या तो जो भी बाहर की जो फॉरेन कंपनी की इन्वेस्ट कर रही है इंडिया के अंदर, तो उनके लिए जो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, द पॉलिसी रेगुलेट्स इंडियाज ट्रेड विथ अदर कंट्रीज। द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया ऑलवेज फेस द फॉलोइंग चैलेंज, यानी कि हमारी जो फ्री ट्रेड की फॉरेन ट्रेड की जो पॉलिसी है और कुछ यहाँ पे चैलेंज को भी यहाँ पे हम फेस कर रहे हैं, और कौन कौन से पॉइंट है यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन मैक्सिमम जो 7 यहाँ पे टोटल पॉइंट दिए हुए, इस 7 पॉइंट को हम समझने की कोशिश करेंगे। नीड टू कंट्रोल सर्टेन इम्पोर्ट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन फ्रॉम कंपटीशन बाय फॉरेन गुड्स, यानी कि अगर समझो कि फॉरेन से हम जो भी यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि समझो कि हम फॉरेन से वॉच इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर आपको पता है कि जो चाइना जैसी कंट्री कि वहाँ पे लोअर कॉस्ट में भी वॉच का प्रोडक्शन पॉसिबल है, तो अगर हम समझो कि चाइना से यहाँ पे अगर वॉच इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंडियन कंज्यूमर जो है, इंडियन कस्टमर है, उन लोगों को लोअर प्राइस में ए वॉच अवेलेबल होगी चाइना की। तो लोग क्या करेंगे कि हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, हमारी इंडियन जो वॉच है, उनको लोग परचेज नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट का ध्यान होना चाहिए कि जो इंडियन प्रोडक्ट्स है उनको भी यहाँ पे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए कि जो इंडियन जो यहाँ पे डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन हो रहा है, अगर समझो कि हम सभी जो प्रोडक्ट है वो बाहर से अगर हम इंपोर्ट करेंगे, तो हमारा जो यहाँ पे प्रोडक्शन का जो भी बिजनेस होगा वो क्या हो जाएगा, क्लोज। एंश्योर the enough imports of technology, machines, spare parts as well as resources to help increase domestic production and import substitution, यानी कि यहाँ पे समझो कि हम कोई भी टेक्नोलॉजी, मशीनरी या तो जो स्पेयर पार्ट और या तो समझो कोई भी रिसोर्सेज के जिनको हम इंपोर्ट्स कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो क्या हो सकता है, यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन यानी कि हमें इंपोर्ट करने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमें वहाँ से कोई गुड्स इंपोर्ट करने नहीं है, लेकिन उस वहाँ से हम टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करें, मशीनरी को इंपोर्ट करें, जो पार्ट्स स्पेयर पार्ट्स हैं उनको हम इंपोर्ट करें, और उससे हम हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो बढ़ा सकते हैं। देन कंट्रोल इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स अनअसेंशियल फॉर इंडियाज डेवलपमेंट इन ऑर्डर टू सेव स्केर्स फॉरेन एक्सचेंज। अगर समझो कि हम कोई भी जो गुड्स है, अगर वो गुड्स समझो कि हम फॉरेन कंट्री से यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि अगर आप कोई भी जो गुड्स है अगर फॉरेन कंट्री से अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो हमें वहाँ पे कुछ पे करने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि वी शुड पे फॉरेन एक्सचेंज। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है उसमें कुछ स्केर्स क्रिएट हो गया, यानी कि ज़्यादातर आपके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं रहेगा। एंड देन encourage exports to earn foreign exchange in order to pay for necessary imports। और दूसरी बात कि अगर समझो कि हमें कोई नेसेसरी इंपोर्ट्स जो करनी है, तो उसी लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ एक्सपोर्ट्स करेंगे, और एक्सपोर्ट से हम फॉरेन एक्सचेंज हम अर्न करेंगे, कमाएंगे, और जो भी हम फॉरेन एक्सचेंज कमाएंगे उनका हम यूज़ कहाँ पे करेंगे, टू पे फॉर नेसेसरी इंपोर्ट्स। एंड देन मैनी इंडियन मैनी इंडियन गुड्स कुड नॉट कम्पेट अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ फॉरेन गुड्स, यानी कि आपको पता होगा कि जो द क्वालिटी ऑफ इंडियन गुड्स एंड द क्वालिटी ऑफ सी फॉरेन गुड्स आर टोटली डिफरेंट, यानी कि द बेस्ट क्वालिटी इज़ द फॉरेन गुड्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर फॉरेन से समझो कि हम ज़्यादा इंपोर्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे जो चैलेंज है वो क्या है कि ये समझो कि फॉरेन का मार्केट है, यहाँ पे चाइना की भी प्रोडक्ट है, अमेरिकन प्रोडक्ट भी है, कैनेडियन प्रोडक्ट है, ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट है, एंड आगे हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे ऐसी जो डेवलप नेशन है उनकी प्रोडक्ट है। अब इस मार्केट के अंदर समझो कि इंडिया एंट्री ले रहा है, यानी कि इंडियन प्रोडक्ट
कि जो फॉरेन की मार्केट के अंदर एंट्री ले रहा है। तो जो हमारी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो क्या होगी, यहाँ पे जो फॉरेन कंट्री की जो भी गुड्स है उनकी क्वालिटी से हमारी क्वालिटी थोड़ी ख़राब रहेगी। तो हमें यहाँ पे उन लोगों को कंपेट करने की जो चैलेंज भी पका देनी पड़ेगी, यानी कि उनके साथ हम कंपटीशन में नहीं उतर सकते। एंड देन प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय स्मॉल स्केल सेक्टर, यानी कि जो स्मॉल स्केल सेक्टर है उस सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की जो गुड्स स्मॉल स्केल सेक्टर में प्रोडक्शन हो रहा है उनको हम प्रमोट करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। द चैलेंजेस ऑफ फॉरेन ट्रेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड एज अ फॉरेन ट्रेड इन्वॉल्व्स फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि यहाँ पे जो एक चैलेंज है कि जो फॉरेन ट्रेड यानी कि हम जो भी यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हो फॉरेन ट्रेडिंग आर डिफरेंट फ्रॉम दोज डोमेस्टिक ट्रेड एज अ फॉरेन ट्रेड इन्वॉल्व फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि यहाँ पे हमें जो फॉरेन करेंसी का रेगुलेशन भी करना पड़ेगा क्योंकि दोनों कंट्री की जो करेंसी होगी आर डिफरेंट। एंड द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया वॉज फॉर्मुलेटेड and amended from time to time to deal with the above challenges in the best possible manner। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने जो डिस्कशन किया और जो एक हम बोल सकते हैं कि जो नेचर था, नेचर की बात करें, सॉरी, इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और उनके पहले जो अलग अलग नेचर की बात करें तो जो भी हमने आपको एक बेस्ट एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश की। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि जो अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है कि स्टेजेस ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। तो पूरे का जो पूरा टॉपिक है वो बोर्ड के द्वारा क्या किया हुआ है, कैंसल ओमिट किया हुआ है, तो आपको रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़े हम यहाँ पे, तो पूरे का पूरा टॉपिक ही गया है तो डोंट वरी। और 13 पॉइंट यहाँ पे जो दिया है कि इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, दिस क्वेश्चन ऑल्सो ओमिटेड बाय दी बोर्ड, तो आपको यहाँ पे भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है वो ओवर हो रहा है, चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। यानी कि यहाँ पे जो मैं आपको बोल सकता हूँ कि इस चैप्टर में से जो 100% का अगर हम इस चैप्टर को ले यहाँ पे, तो जिसमें से 60-65% जो चैप्टर है वो कैंसिल हुआ है इस चैप्टर, यानी कि आपको सिर्फ यहाँ पे 30-35% ही आपको रीड करना है और मैंने आपको समझा दिया। तो इस लेक्चर की हम यहाँ पे पूर्णाहुति कर रहे हैं। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड एंड टेक केयर एंड बाय बाय।